आप सुन रहे हैं कहानी चिट्ठी में। मेरे प्यारे बेटे अभय, मुझे पता है मेरी चिट्ठी आने पर सबसे पहले तुम हंसोगे कि माँ ने फिर से चिट्ठी लिखी। कंप्यूटर इंजीनियर बनने जा रहे बेटे को ईमेल के ज़माने में भी मैं चिट्ठी लिख रही हूँ। पता है मेरी चिट्ठी का जवाब तुम ईमेल से दोगे। मंजूर है बेटा, पर क्या करूँ, मुझे चिट्ठी लिखकर जिस आनंदमयी संतुष्टि की अनुभूति होती है, उस संतुष्टि का अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते। चिट्ठी लिखते लिखते सरिता अचानक लिखना बंद कर देती है। यादों की अमिट स्मृतियाँ अब चलचित्र सी भांति उसकी आंखों के सामने चलने लगती है। सरिता, सरिता, एक आवाज़ उसको पुकारती घर की सीढ़ियों से गुजरती अब आंगन तक गूंजने लगी थी। सरिता, कहाँ हो? आवाज़ तो दो। हाँ माँ। एकदम से उमा के सामने उसकी 15 साल की लड़की आकर खड़ी हो जाती है। ये देखो अम्मा। उसके हाथों में एक कागज़ लहरा रहा था जिस पर उसने रंगों से कुछ चित्रकारी भी की थी। ये कैसा बना है अम्मा? बहुत सुंदर, बिल्कुल मेरी प्यारी सरिता की तरह। अम्मा ने लाड़ से उसे गले लगा लिया। अच्छा ये तो बताओ, तुमने अपने स्कूल का काम किया कि नहीं? हाँ अम्मा, मैंने पहले अपने स्कूल का काम किया, फिर जब तक आप माधवी मौसी की आ रही तब तक मैंने आपका भी काम कर दिया। उमा मुस्कुराती हुई सरिता की बात सुन रही थी। उमा घरों की मिली हुई छत के रास्ते से अपने पास पड़ोस चली जाया करती थी। आप जो कुएं के पास बाल्टी भर कर रख गई थी, उन्हें मैंने बड़े ड्रम में डाल दिया, वरना पानी धूल से गंदा हो जाता ना। उमा की नजरें कमरे की दहलीज लांघती आंगन के कुएं के पास जाती है, जहां पास रखे ड्रम के आसपास अब खाली बाल्टियां रखी थी। आसपास फैले पानी और पास रखे छोटे स्टूल से बेटी की अपनत्व का अंदाजा हो गया था उन्हें। कितनी प्यारी है मेरी सरिता। अच्छा चलो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? अम्मा संग सरिता अंदर रसोई की ओर चल दी। नियत समय पे सरिता के पिता भी आ जाते हैं। दरवाजे की एक दस्तक में हर्षोल्लास से दरवाजे के पट खुल जाते हैं। पिता भी प्यार से सरिता को देखते अंदर आ जाते हैं। सरिता अभी अभी अपने पिता को अपनी चित्रकारी वाला कागज दिखाकर पड़ोस में गई थी। उसके जाने तक उसके पिता देर तक उसी दरवाजे को देखते रहे। क्या देख रहे हैं आप? उमा वहीं आकर बैठ जाती है। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, उमा, जब हमारी बेटी विदा होकर चली जाएगी तो कैसे रहेंगे हम? अरे आप भी क्या सोचने लगे? सोचता तो बहुत कुछ हूँ। सरिता को हमने सब दिया, पर उसके अकेलेपन के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। उमा के चेहरे पर भी शांति छा जाती है। काश उस पल सरिता के जन्म के बाद डॉक्टर ये ना कहती कि अब तुम फिर कभी मां नहीं बन पाओगी, तो आज हमारे आंगन में भी सरिता के साथ और भी खिलखिलाहट गूंजती। छोड़िए ना भी, अब उस बात को याद करने का भला क्या फायदा। सच कहती हो, हमारे पास कितनी प्यारी बच्ची है। फिर जब सरिता की शादी होगी तो देखना कितने बच्चे इस आंगन में उछल कूद मचाने आएंगे। उमा अचानक से हंस दी। आप कितनी दूर तक सोच गए। अरे अभी वो सिर्फ महज 15 साल की बच्ची है और आप भी अभी से शादी कर देंगे क्या उसकी? अब की दोनों साथ साथ हंस पड़ते हैं। सरिता खेल कर वापस आ गई। अब अम्मा आंगन में बैठी सब्जी धो रही थी। अम्मा को तंटा से काम करते देख सरिता चुपचाप अंदर कमरे में चली गई। अगले दिन इतवार था। सरिता सोकर उठी तो उसने अम्मा को पुकारा। पुकार का जवाब न पाकर वो बाहर निकली तो अम्मा को बाहर के किवाड़ के पास खड़े बाहर निहारते हुए पाया। अम्मा, वहाँ क्या कर रही हो? क्या पिताजी कहीं बाहर गए हैं? नहीं। वे किवाड़ रोकाकर उसकी तरफ देखती हैं। आज मारो नहीं आई ना, वही देख रही हूँ। लगता है आज सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। कहती कहती अम्मा अंदर को चल देती है।
सरिता जान गई थी कि आज काम वाली मारो नहीं आई और अम्मा को झाड़ू, सफाई, बर्तन, कपड़े सब काम खुद ही करने पड़ेंगे। जानी क्या सोचकर सरिता ने झाड़ू उठा ली और आंगन बुहारने लगी। झाड़ू की आवाज़ सुन अम्मा बाहर आई। उन्हें लगा मारो आ गई। वह सरिता को झाड़ू के साथ देख उसकी तरफ आती हैं और सरिता की समझदारी और अपनी माँ के प्रति ध्यान देख उनके हृदय में और प्यार उमड़ आता है। सरिता झाड़ू लगा रही थी। अम्मा पिछवाड़े कपड़े धो रही थी, जिसका अंदाजा सरिता ने आवाज सुनकर लगाया था। सरिता पेड़ों के सूखे पत्ते ढेर लगा रही थी। कमर झुकाई, एक हाथ पीछे मोड़े, सरिता को उस नए काम में भी एक आनंद सा आ रहा था। आज हवा भी कुछ तेज थी। हवा बार बार उन पत्तों का हाथ पकड़े इधर उधर अटखेलियां करते भागी जा रही थी। सरिता बार बार उन्हें झाड़ू से इकट्ठा करके किसी तरह से एक के ऊपर एक दबाकर अपने बल का एहसास कराती, पर वे नटखट पत्ते जैसे आज उसके संग खेलने को उतारू थे। वे सब फिर आंगन में इधर उधर छुप जाते, पेड़ों के पीछे, चारपाई के नीचे, हैंडपंप के गीले चौखाटे पर। थक हार कर सरिता हाथ से ही उन पत्तों को बटोरने लगी कि सहसा उसे लगा कोई अनजान नजर उसे लगातार घूर रही है। सरिता धीरे से इधर उधर और फिर झटके के साथ अपने खुले आंगन की दीवार के पास बगल के कुछ ऊंचे घर की बालकनी की ओर देखती है। वो कौन है और क्यों उसे देखे जा रहा है? सरिता उसे देखती है। ये जो भी है उसकी पहचान और उम्र का सही सही अंदाजा तो सरिता नहीं लगा पाई, पर उसे इतना जरूर भान हुआ कि वो जो भी है उससे 10-12 साल तो बड़ा ही है और वह जरूर बगल के घर में किराए पर रहने आया होगा। बगल के घर की बालकनी उसके आंगन की ओर दिखती थी, पर मुख्य गेट उसके घर की पिछली गली पर जाकर खुलता था। उसे तो उस घर के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी थी कि वो घर 2 मंजिला था, जिसके मकान मालिक निचले हिस्से पे रहता था और ऊपर का खंड उसने किराए पे उठाया हुआ था। सरिता जल्दी से पत्तों को अपनी फ्रॉक में समेटने अंदर चली गई। अंदर आकर भी न जाने क्यों उन अनजान नजरों का एहसास उसे बार बार बाहर की ओर खींचने लगा था। सरिता अंदर गई, कूड़ा पिछवाड़े डाला, अम्मा ने नहाने को कहा तो नहाकर सरिता ने कपड़े बदले, नाश्ता किया, सब काम अंदर किए, पर बार बार उसे पता नहीं क्यों लगता ही रहा कि उसे बाहर आंगन तक जाना ही है। नाश्ता कर वो आंगन के पेड़ों को पानी देने की बात अम्मा को कहकर आधी बाल्टी लिए बाहर तक आई। बिना उस ओर देखे वे बाल्टी का पानी पेड़ों में डाल रही थी। अब पानी डाल चुकी तब उसने अंदर जाते समय एक नजर उठाकर उस बालकनी की ओर देखा। क्या वो अभी भी यहीं खड़ा है? बालकनी तक तो धूप भी आ चुकी है। वो जल्दी से अंदर आ गई। सरिता के किशोर होते मन के लिए ये अजीब और अनजान एहसास था। अनजाने एहसासों ने उसकी काया बदल दी। खूब मुस्कुराना और उन्हें खुद पर रीझ जाना उसे अच्छा लगने लगा। अब वे हर पल खुद को उन अनजान नजरों से घिरा पाती थी। वे जब सुबह स्कूल को जाती तब भी वह अनजान नजर जैसे उसे गली तक छोड़ने आती। जब वे स्कूल से वापस आती तो आंगन में बिछी हुई नजरें जैसे उसका स्वागत करती। पेड़ों में पानी डालना, आंगन के पत्ते बटोरना सरिता का काम नहीं था, पर अब ये करना उसे अच्छा लगने लगा था। क्यों? इसका जवाब उसके पास नहीं था। वो कौन है सरिता ये नहीं जान सकती थी, क्योंकि बगल के घर का निकास दूसरी ओर था। वह सिर्फ अंदाजा भर लगा पाई थी। वो क्यों है, वो कब तक के लिए है, इस बारे में सरिता सोचना भी नहीं चाहती थी। पर उसकी अंदाजा लगाती नजरों ने ये जरूर भांप लिया था कि जब बुलेट की आवाज आती तो वे जान जाती कि वे जो भी है अभी बाहर गया है। तो देर तक दोबारा उस आवाज के आने तक वे इंतजार करती रहती, जब तक दोबारा वे आवाज उसे सुनाई नहीं पड़ती।
सरिता ने छत से उसे एक दिन बुलेट पे बैठे देखा था। तभी से उसे उसका और बुलेट का साथ समझ आया था। उसने तो उस शख्स की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। हाँ, उस बुलेट की आवाज़ ज़रूर वो रोज़ सुनती, जो अब उसे मोहक लगने लगी थी, जैसे जंगल से आती मृत कस्तूरी की महक जबरन उसका मन जंगल की ओर खींचे लिए जाती हो। उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, बस उस बुलेट की आवाज़ और वो अनजानी नजरें, यही दो पार्टों में अब उसका पूरा दिन बीतता था। बुलेट की आवाज़ उसकी धड़कनों से गुजरती थी। वे कभी छुप कर उसे निहारना चाहती, पर उसकी लगातार वही गड़ी आंखें महसूस कर वे चंचल हिरनी सी भाग जाती। अब सरिता में अजब सा बदलाव आ चुका था। वह सिम को बड़ा महसूस कर रही थी। एक ही पल में जैसे वे 15 से 25 की हो गई थी। वे अम्मा के बार बार कहने पर भी फ्रॉक नहीं पहनती। उसके कपड़े उसके बड़े होने के एहसास को प्रकट करते थे। कभी भी बाल खोले करीने से कपड़े पहने दौड़ के आंगन से गुजर जाती, क्योंकि उसे पता रहता कि वे अनजान नजरें उसे ही देख रही होंगी। उन नजरों ने उसे बेहद खूबसूरत बना दिया था, साथ ही उसे उसके आंगन तक सीमित भी कर दिया था। उसके लिए एहसास जितना अजनबी था उतना ही सन्निकट भी था। उसे नहीं पता चला कि ऐसा करते करते कितने दिन गुजर गए। उसने मैट्रिक भी उत्तीर्ण कर ली। उसे महसूस हुआ कि वे आजकल कुछ ज्यादा ही हंसती है। कभी कभी उसका कोमल मन डर भी जाता कि कहीं वो अनजान शख्स उसे रास्ते में न मिल जाए या कभी घर ही ना आ जाए। पर धीरे धीरे उसका ये डर भी जाता रहा, क्योंकि जितने भी दिन से वो अनजान नजरों से निहार रही थी, उस दिन से लेके आज तक वे नजरें उस बालकनी के अलावा उसे कहीं नहीं दिखी। फिर छुट्टियों में उसे एक दिन अम्मा के साथ नानी के घर जाना पड़ा। वो नहीं जाना चाहती थी, पर अम्मा से क्या कहे। पहले तो वे नानी के घर जाने के लिए हफ्तों पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देती थी, पर अब जाने उसे क्या हुआ था। नानी के घर में जितने दिन भी रही, उसे वहां एक एक पल भारी लग रहा था। कभी आंगन की दीवार से टेक लिए वे बाहर की सड़क को निहारती तो उसे लगता जैसे वहां के हर चेहरे पे वही अनजान आंखें टकी हैं, जो उसे ही निहार रही हैं। पता नहीं क्यों हर पल उसे आभास होता कि कोई बुलेट उस राह से गुजरी है। अपने ही मन के भावों से अनभिज्ञ सरिता ने जिस दिन वापस लौटने की सुनी तो खुशी से नाच उठी। और फिर वही सिलसिला चलने लगा। वे आंगन तक जाती और वहां पड़ी गड़ी नजरें उसका स्वागत करती। अपने अकेलेपन के साथी का साथ वो किसी क्षण भी नहीं गंवाना चाहती थी। स्कूल की अनिवार्यता के बाद सरिता कहीं नहीं जाती थी। दिन गुजरे। एक दिन सरिता अंदर कमरे में बैठी किताब लिए पढ़ती आंगन को वहीं के बीच बीच में देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वह अनजान नजरें आंगन की दहलीज तक उसे ही खोज रही होंगी। इस आँख मिचौली में अनजाने उसे मजा आ रहा था। फिर जाने क्या सोच वे उठी और वह जूठा गिलास बर्तन मांजने की जगह रखने के बहाने वे आंगन में आई। और जो ही वह अंदर जाने की हुई, एक कागज का गोला नाचता हुआ उस अजनबी के हाथों से निकलकर आंगन में आ गिरा। वह सहसा डर कर चौंक गई और अंदर की ओर भाग गई। अंदर दरवाजे की ओट लिए खड़ी वे अब उस कागज को घूर रही थी। साथ ही उसकी सांसें भी तेजी से चल रही थी, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे उस पलांग कर उस कागज के गोले को उठा ले। उस अजनबी से शुरू हुई आंसुओं के सिलसिले में यह उसकी पहली हिमाकत थी। तभी अम्मा आ गई। सीढ़ियों से उतरती अम्मा अब आंगन में खड़ी थी। अब सरिता और अम्मा के बीच वो कागज पड़ा था। अम्मा सामने खड़ी थी। सरिता का मन वहीं खड़ा कांप रहा था। दोपहर की कड़कड़ाती धूप से चमकते आंगन में किसी बर्फ के गोले सा निर्मुक्त हुए कागज का गोला पड़ा हुआ था। अम्मा हमेशा की तरह सरिता को आवाज लगाती आंगन तक आई थी।
फिर भी सरिता के हाथों की जरा भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस कागज को उठा भी पाए। वो कागज को उठा भी पाए। वो एक पल सरिता को, वे उसे देख वहीं रुक जाती हैं और वो कागज का गोला हुमा की निगाहों से भी न बच सका। वे एक पल सरिता को, जो माँ की आहट पाकर पुनः किताब लेकर बैठ गई थी, तो दूसरे पल उस कागज को देख रही थी। फिर वो उस ओर झुक जाती हैं, वे उसे उठा लेती हैं। सरिता का दिल धक से रह जाता है। उसे नहीं पता था कि अब अगले पल क्या होने वाला है। उमा कह रही थी, ये क्या सरिता, घर में कूड़ा नहीं फैलाते। ये कहती हुई सुमा उस कागज को और मरोड़ कर पिछवाड़े की दीवार के पार फेंक देती है। अम्मा चली गई, बस सरिता वहां बैठी सोचती रही। पता नहीं क्या था वो कागज, क्या कोई चिट्ठी थी। उसे लगा अम्मा ने जैसे वो कागज नहीं बल्कि वो पल ही मरोड़ कर फेंक दिया हो, क्योंकि उस पल के बाद वो अनजान नजरें जाने कहाँ गायब हो गई। फिर उसके बाद सरिता ने वहाँ न वो अनजान नजरें महसूस की और न कभी बुलेट की धक धक। इस सरिता के जीवन की अनकही रिक्तता थी जो काफी समय तक उसके मन को सालती रही। समय गुजरा, दिन सालों में तब्दील हो गए, पर फिर कभी सरिता ने ना बुलेट की आवाज सुनी, न वो जानी पहचानी कोई आवाज सुनी और न फिर उन निगाहों को देखा। सरिता स्कूल से कॉलेज पहुंच गई, लेकिन कितनी ही लम्हे बीत जाने के बाद भी वो अधूरा सवाल आज भी वहीं टंगा रहा कि क्या था आखिर उस चिट्ठी में। कॉलेज में पढ़ते सरिता के जीवन में एक नया नाम आया, गगन, और बढ़ते लम्हों के साथ दोनों दूसरे के प्रेमालाप में डूबते गए। इस प्रेम के सिलसिले में सरिता रोजाना ही गगन को चिट्ठी लिखती। भले ही गगन उसकी 4 चिट्ठी पर अपनी एक ही चिट्ठी से जवाब दे पाता, पर सरिता का अंतर्मन हर चिट्ठी से अपने अतीत का पौधा, सूखा पौधा सींचता रहता। समय बदला, दोनों प्रेमी से पति पत्नी बन गए। अब जब कभी भी गगन काम से बाहर जाता तो सरिता उसे चिट्ठी लिखती, जिसका जवाब वो मोबाइल या कंप्यूटर से पाती, पर हर बार चिट्ठी लिखने का हर अवसर वो पूरा जीती। सरिता 3 बच्चों की माँ बनी, बड़ा बेटा अभय, फिर जुड़वा बच्चे डॉली और अंकित। अभय के विदेश जाने पर सभी के साथ इंटरनेट पर उससे बात करती, फिर भी अक्सर एक चिट्ठी अपने बेटे को लिख देती। पर उस पहली अनजानी चिट्ठी से उसका अतृप्त मन इतनी चिट्ठी लिखने के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं होता था। अंकित, मुझे 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 दो। सरिता चौंक कर पलट कर देखती है। अंकित और डॉली आपस में किसी चीज के लिए झगड़ रहे थे। चिट्ठी को कलम में दबाकर वे उस ओर आती है। ये क्या है? ये अंकित जो है ना मम्मा, ये। डॉली अंकित को पीछे ढकेल कर जल्दी से माँ के पास आती है। ये क्या है? तुम लोग बच्चे हो क्या जो ऐसे लड़ रहे हो? अब बस भी करो, देखो कब से डोर बेल बज रही है, देखो जाके। अंकित जल्दी से दरवाजे की ओर लपकता है और उसके आने पे दोनों अंकित के हाथ में कोई लिफाफा देखती हैं। क्या है ये? पता नहीं मम्मा, कोई मोहन प्रसाद के नाम की रजिस्ट्री आई है। कहते कहते अंकित एकदम से वक्त पड़ा दोनों का चेहरा देखता है, फिर जल्दी से अपने सिर पर टीप मारते हुए कहता है, ओह सॉरी मम्मा, मुझे ध्यान नहीं रहा, ये तो नाना जी का नाम है ना। अंकित वो लिफाफा अपनी माँ की ओर बढ़ा देता है। क्या बात है, क्या हंगामा मचा रखा है घर में? गगन भी वहीं आते हुए कहते हैं। कुछ नहीं डैड, वो नाना जी के नाम की रजिस्ट्री डाक आई है ना। गगन का अगला सवाल अंकित समझ जाता है। चिट्ठी मामा के पास है। गगन अब सरिता के पास चल देते हैं। क्या लिखा है इसमें? सरिता चिट्ठी पढ़ रही थी और पीछे से गगन की आवाज सुनकर चिट्ठी गगन की तरफ बढ़ाती हुई कहती है, पिताजी ने मेरे नाम घर किया था ना, इसलिए यहाँ के पते पे चिट्ठी आई है। दरअसल घर के पीछे कोई सड़क बन रही है, उसमें घर का पीछे वाला हिस्सा आ रहा है, उसी से संबंधित सरकारी पत्र है।
तब तक गगन ने ही पत्र पढ़ डाला था। तो हमें वहां चल के देखना चाहिए। फिर कुछ पल रुककर सरिता की अनबुझी खोई आंखों को देखकर आवाज लगाते हुए कहते हैं, डॉली, अंकित, यहाँ आओ। यस डैड। दोनों साथ ही आ जाते हैं। देखो, हमने सोचा है कल हम लोग मम्मी के पुराने वाले घर पर चलते हैं। वहाँ कुछ काम है हमें, हम वहाँ कुछ काम निपटाएंगे, साथ ही हमारी कुछ आउटिंग भी हो जाएगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? सुपर डैड। दोनों तेजी से मचलते हैं और रूम के बाहर निकलते हुए कहते हैं, तो हम चले पैकिंग करने। सरिता मुस्कुराती हुई कहती है, पिताजी के बाद से अब की कितने समय बाद मैं वहाँ जाऊंगी, है ना गगन? तो चलो, मैं अपनी सरिता को कुछ पल के लिए उसके बचपन में ले चलता हूँ। सरिता स्नेह भरी मुस्कान के साथ गगन के सीने से लग जाती है। वहां पहुंचकर गगन किसी से बातों में मशगूल थे। डॉली इधर उधर टहलती आंगन के बड़े पेड़ के आसपास कुछ सूखे पत्ते झाड़कर उन्हें गेंदे के लगे फूल निहार रही थी। अंकित अभी आता हूँ कहकर निकल गया था और सरिता उसी आंगन में इतने बरसों बाद खड़ी उस ओर देख रही थी जहाँ वर्षों पहले एक बालकनी थी, पर आज वहां सिर्फ एक टूटा हुआ खंडर था। पहले वे नजरें वहां से सरिता को निहारती थी, लेकिन इतने बरसों बाद सरिता को मौका मिला था। अब वो लगातार उस टूटी बालकनी को निहार रही थी। वे लगातार वहां देखे जा रही थी। अपने किशोर मन में भी कभी खुलकर वो उधर नहीं ताक पाई थी। उस बालकनी के कोने में लटकी उस चेहरे पर टकी हुई आंखें आज समय की रात में गुम हो चुकी थी, पर वहां के नीरव सन्नाटे में भी कुछ अनसुना सुन रही थी कि अचानक ये क्या, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। उसने कई बार जल्दी जल्दी अपनी आंखें झपकाकर सिम को बताया, पर नहीं, ये वही आवाज है। वे जल्दी से मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ती है और उड़ के किवाड़ को पूरा खोलकर बाहर देखने लगती है, तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बुलेट। बुलेट की आवाज लगातार तेज हो रही थी और अचानक वे बुलेट ठीक उसके सामने आकर रुकती है। एक तेज चिड़ की आवाज के साथ बुलेट की धड़कनें बंद हो जाती हैं और सरिता अवाक उस ओर देखने लगती है। तब तक आवाज सुन डॉली और गगन भी वहीं आ गए थे। ये क्या है? गगन आगे आते और बुलेट पे बैठे अंकित को देखते हुए पूछते हैं, डैड ये देखिए, है ना एंटीक पीस? खाक एंटीक पीस है, जाने क्या कबाड़ उठा लाए तुम, डॉली जल्दी से कहती है। ठीक है, पर किसका है ये? गगन गंभीर थे। सब अपने अपने हिस्से का सवाल पूछ चुके, पर सरिता के पास न शब्द थे और न प्रश्न। ये बुलेट मेरी है डैड? क्या? दरअसल बात ऐसी है डैड, मैं टहलते टहलते यहाँ से काफ़ी दूर निकल गया था, तो किसी एक नुक्कड़ में खड़ा मैं सोचा चलो चाय पी जाए। वहीं मैंने किसी अधेड़ व्यक्ति को इस बुलेट के साथ देखा। वह किसी व्यक्ति से अपनी ज़रूरत के लिए 7,000 रुपये मांग रहा था और बदले में बुलेट दे रहा था, पर एक व्यक्ति था कि सिर्फ 500 के लिए उस शख्स से बहस किए जा रहा था। तब आप गए और रुपए सुहा करके ये फटफटियाँ ले आए। जल्दी से डॉली बोलती है, अच्छा क्या यही बात है क्या? हाँ डैड, मेरे पास एटीएम कार्ड था तो मैंने झट से 7,000 निकाल के उसको दे दिए। गगन मुस्कुराते हुए और अंकित को और फिर उस बुलेट को देखते हुए कहते हैं, कल वही व्यक्ति आया और तुम पर चोरी का आरोप लगाने लगा, तब क्या करोगे जनाब? यही तो डैड, मैं आपका समझदार बेटा हूँ, हवाओं में काम नहीं करता। मैंने एक कोरे कागज पर उससे पूरी बात लिखवा ली और साथ ही हस्ताक्षर भी करवा लिए। कहते हुए अंकित ने अपनी जीन्स की पॉकेट से एक लिफाफा निकालकर अपने पिता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देखिए डैड। सरिता जो अभी तक चुपचाप खड़ी सारी गतिविधि देख सुन रही थी, अब जल्दी से पूछ बैठी, क्या नाम था उस व्यक्ति का? एकाएक सरिता का अतीत कब्र से बाहर आने को आतुर हो उठा। उसे लगा कि शायद यही वो शख्स रहा हो या ना भी रहा हो, लेकिन वह अपनी याद के उस हिस्से को कोई नाम देने को व्यग्र हो उठी, जो याद उसके लिए ठीक से न प्रेम बन सका न बिछो।
उस अव्यक्त आकर्षण को वे किसी नाम से बांधना चाहती थी। ये क्या? गगन कागज अंकित के सामने लहराते हुए कहते हैं। अंकित के साथ सभी उस कागज को देखते हैं। ये कैसे हो गया? चढ़ते दिन की गर्मी और पसीने से कागज अपने ही अक्षरों में घुल मिल हो गया था। सब अक्षर एक दूसरे में चढ़ से गए थे। गगन और डॉली जोर से हंस पड़ते हैं। अंकित झेपा सा उनकी ओर देखता है। नाम तो बताया होगा? सरिता का प्रश्न उस लम्हे में वहीं टंगा रह गया। मामा, नाम तो मैंने जल्दी से पूछा ही नहीं, सोचा कागज पर तो सब लिख ही रहे हैं। एकदम से चैतन्य पड़ा सरिता का चेहरा फिर सुस्त पड़ जाता है। तो ठीक है, अब ये हमारी गाड़ी हुई, तो चलो एक चक्कर काट के आते हैं। ये कहते हुए गगन अंकित के हाथ से चाबी ले लेते हैं और बुलेट को स्टैंड से उतार कर उस पर सवार हो जाते हैं। सरिता, चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारा शहर इसी से घुमाते हुए दिखाता हूँ। ना पापा, मुझे इससे नहीं जाना, जल्दी से कहकर सरिता वापस अंदर चल देती है। डैड, मैं चलूं? डॉली अंतल्दी से आगे आती हुई कहती है। चलो। गगन मुस्कुराते हैं। और मैं? फिर अपनी बारी आने का इंतजार करो, हम आते हैं। डॉली पीछे बैठी मुंह बनाकर अंकित को चिढ़ा रही थी और गगन बेटी को लेके आगे बढ़ गए थे। अंदर जाते जाते सरिता ने न सभी की हंसी की वो आवाज़ सुनी और न किसी का भी संवाद। वह तो गली के मोड़ तक जाती उस बुलेट की आवाज़ को सुनती रही, तब तक जब तक वह आवाज़ धीमी नहीं होती गई। ऐसा करते करते वे आंगन में गिरे सूखे पत्तों को अपने आंचल में भरने लगती है। जो आज भी हवा की उंगली पकड़े उसके साथ आंख मिचौली खेल रहे थे। कहानी समाप्त। कहानी पसंद आने पे लाइक करें और निरंतर ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करें। धन्यवाद।